अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सले थे पे सवेल दे रंग और मैं आयशा। क्या हाल है तुम्हारे तमाम मेरे भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियां और प्यारे प्यारे दोस्त। गुड मॉर्निंग आक्सा और जी आया को आक्सा। बारिश तो खूब इंजॉय तो सकी थी हो सी यकीनन कल खूब बारिश है मुल्तान और शुक्र है बहु घट इलाके ऐसे हो में भी हो सन क्योंकि जो असा आने हैं मेन रूट तो आने और चिक्कड़ शिकड़ बिल्कुल कहना है बिल्कुल ठीक है साफ है। लेकिन कल जल बारिश आते पैन और न्यूज़ मैं सुनती बैठी हम कराची विच बहु ही हालात खराब हैं, बहुत सारे रोड जड़े हैं ब्लॉक हैं, कितने ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आती पई है, कितने गंदगी का ढेर और कचरा। अच्छा जो बरसात का मौसम है अस कितें कितें तो इंजॉय करेंगे पे होने कहीं थोड़ी आ वेंदी तो इंजॉयमेंट बनती है, लेकिन जो ज़्यादा बारिश आ वेंदी है तो वल वाकई सारे वास्ते सारे लोगों वास्ते प्रॉब्लम क्रिएट करेंदी है। और इवें ही नज़र आए थे कराची में गंदगी इतना ही मुल्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके जड़े तंग इलाके हैं पे जितना पानी खड़ा है थे उतना एक आदना बदबू फैल वेंदी है। गाल ये है कि ई मौसम विच यानी कि बारिशों के मौसम विच असां किवें बीमारियों तो दूर रह सकते हैं। मैं बकायदा इन पढ़ती पई हम और मैं चाहती हूँ कि अपने नाज़रीन जरूर शेयर करा जो मेरे को ॾेदे बैठे थे कि जो पाकिस्तान बारिशां थींदियूं थे या बारिशों का सीजन चल निकलते थे और उनके बाद जो सारे इलाके में पानी ठहर वेंदे थे उनकी वजह के नाल कितनी बदबू फैलती है, कचरा और गंद, और उनकी वजह बहुत सारी बीमारियां भी फैलते थे जिन्हें कॉमन बीमारियां मैं आख सकती हाँ कि नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, सर दर्द है। और अगर कम उम्र लोगों की गाल करें यानी कि बच्चों में गाल करें तो इस हाल बहुत ज़्यादा है, मोशन है, बुखार है और उल्टी की जड़ी है, ये जड़े ने तमाम मसाइल बच्चों को लाक थी थे। हुण करना क्या है मैं दसना चाहता पहले तो ई मौसम अपने घर जनाब जी जो दरवाजा जितों आने हैं या वेने हैं उतना जनाब जी तुसा फुटवेयर रखे सो ताकि जो गंद है उथे ही तेरे पाँव लगा हो या कीचड़ उथे ही लग वने अंदर वायरस तेरे घर च ना वड़े तेरे इंदा एहतियात करना बहुत ही जरूरी है। इनके अलावा कोशिश करनी है कि कितने भी पानी घर च ना खड़ा थी वे पानी को साफ करने थी और पानी जिथे भी जमा थी तो उतना बदबू फैल वेंदी है। और इवें ही इनके अलावा कोशिश करनी है कि सब्जियां, हरे पत्ती वाली चीज़ा और सलाद का इस्तेमाल नहीं करना। जी बिल्कुल रूटीन वाइज तो सादे हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन जब बारिश होवे बरसात होवे वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जिथों एक घिंदे पे हो तो उन जगह ते वायरस है, उन जगह ते कीचड़ है, उन जगह ते गंद है और वो चीज़ तेरे घर इस नाल चलती आंदी है। हिंग आलो थोड़ा घट इन चीज़ों का इस्तेमाल करने, बहरों भी चीज़ा नहीं खाने जी कैसा लोग शौकीन होने हैं कितने जनाब जी समोसे तले पिन बहर और असा कोशिश करने हैं कि जी ये मौसम को इंजॉय करूं और बहरों चीज़ा घिनने हैं तो वाल अवॉइड करने जितना हो सकते ये मौसम को घर हिच ही इंजॉय करने यानी घर ही रहने ज़्यादातर। इनके अलावा फलों का इस्तेमाल करने थे लेकिन वो भी धो के इस्तेमाल करने थे। इनके अलावा हल्की फुल्की गज़ा खावनी ये मौसम इस तरह एहतियात कर घिनसो तो वाल बहुत सारे बीमारियों तो बच सकते हो और कोशिश कर सो कि बच्चे तरह बारिश बहर गली विच ना बनते थींदा ही में है कि जो गंदा खड़ा हुआ पानी होंदे बच्चे उछलते पे होने खुश थींदे पे होने थे उनकी वजह नाल सारा जो ना गंदगी वायरस घर आंदे या बच्चों को लगते और इनकी वजह नाल बच्चों में जो बीमारियां गाल करेंदे पे बुखार थी वेंदे और मोशन और इसहाल तो इन सारी वजह ये होंदी कि गली महल बच्चे सारे खेलते थे। इन्हें अच्छा घर खेलन बच्चे साफ माहौल खेलन, अगर थोड़ी हवेली है तो वो साफ हो सी यकीनन क्योंकि हर बंदा जड़ा है बच्चे स्पेशल जड़े हैं खूब बारिश के मौसम को इंजॉय करें। और कल जैनू ने भी इंजॉय किए, मैं मना करें रह गए नहीं जैनू बाहर नहीं जाना, लेकिन मेरे क्योंकि घर के बहर बिल्कुल सहन है पे अच्छा खासा सहन है और उन्हें बाद जहन ने खूब इंजॉय किए, बारिश खूब नहाए थे। लेकिन गाल वो आ गई कि एहतियात करना बहुत ही जरूरी है। बारिश के पानी में खेलने के बाद बच्चों को साफ पानी नहलाना बहुत ही जरूरी है और साफ सुथरे कपड़े पवाना बहुत ही जरूरी है। और इनके अलावा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जो हिफाजती तदाबीर हैं उन तक दसेंदी पई। इनके अलावा सेब का सिरका भी अच्छा है क्योंकि हाजमा भी आपका दुरुस्त रखना बहुत ही जरूरी है। जनाब ये तो गाली नाल चलते रास्ते थे लेकिन बई एहतियात जी मेन करनी हो मैं तो जरूर दसे सक क्योंकि जब मैं आंदी पई हम सवेर सवेर नाल तो मेरे सामने रोड एक्सीडेंट भी है और मैं थोड़ी डर वेनी हाँ, थोड़ी घबरा वेनी हाँ और एक मेरे दिल च दुआ निकलती पई होंदी अल्लाह खैर करे जो बंदा जिदा एक्सीडेंट थे वो बाहिफाजत हो चोट अच्छे खासे लग चुके हैं शख्स को। लेकिन वजह क्या है तो पता क्या है, गड़े
बारिश के बाद जड़े गढ़े जड़े होने थे, जड़े सगों गटर नजर आने, अक्सर ढक्कन हटा दिते थे थोड़ा जिहा कि पानी जड़ा अंदर चला वने, उनकी वजह नाल हिंगालू एहतियात नाल ड्राइव करना बहुत ही जरूरी है। स्पेशल मोटरसाइकिल वालों को मैं आखसा कि उन्होंने लोगों को एहतियात करनी चाहिए। उनकी मेन वजह यो है कि एक होल है उनके जनाब जी, उनके टकराए थे वो लोग और तले सड़क पे जनाब जी ढह पैन थे और कुछ जख्मी अच्छे खासे थी चुके हैं थे। अल्लाह उन्होंने बाहिफाजत रखे, जिथे भी तुसा लोग हो तो कोई हिफाजत रखे। तो बारिश के मौसम बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करना बहुत ही जरूरी, जिनके आधे हैं कि जो बहर पोल लगे हुए थे बिजली के उन्हें को जरा दूर रहा करो, क्योंकि बारिश की वजह से करंट होने थे। तो बहुत सारे जड़े ना डेथ लोगों की इवें ही थी है। हिंगलो बहुत सारी एहतियात खुराक के नाल ये जरूरी है, करनी चाहिए है। आदि ना जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हिंगलो अपनी लाइफ का ख्याल तो सही करने थे। अच्छा जलसा और अज थोड़ा मौजू जड़ा मेरा कुछ हट के है पिया, क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं पे और एक सोशल मीडिया ते अगर तुसा भी डिठा हो तो एक बड़ी बहस छिड़ी है जो हुणे रिजल्ट है मैट्रिक का, और मैं भी थोड़ी डिस्कस की थी अपने शो ज्यादा खोल के ऐसा डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि नंबर बच्चों के बड़े अच्छे आ गए और असा हैरान हाँ 1100 विच 1092 नंबर हैं और सिर्फ 4-5-6 नंबर घट हैं पे अगर टोटल नंबर की गल करने हैं तो इतने माशाल्लाह आए ने हाईएस्ट नंबर गिने थे इन दफा। सवाल ये है इन दफा सोशल मीडिया ते कि सारे बच्चे इतने जहीन हैं, जहानत ते सको नजर आती है मैट्रिक के जो रिजल्ट आते थे, लेकिन सारे मुल्क कोई आइंस्टाइन क्यों नहीं बनता, कोई न्यूटन क्यों नहीं पैदा थींदा, कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा थींदा, कोई रिसर्चर क्यों नहीं पैदा थींदा। इनकी क्या रीजन है, इन ते जरूर गाल करनी बनती है। क्या वजह है, असा क्या जहीन कहना से अपने जमाने असा को इतने नंबर क्यों ना मिलते हैं और आज के बच्चे इतने नंबर क्यों गिनन और नंबर गिनने के बावजूद कंडीशन जो दे तू है। इनकी क्या रीजन है, इनकी क्या वजूहत हो सकते हैं। अगर तुसा भी चाहते हो शो में शामिल थी होना तो लाइव शो है जी, बिल्कुल तुसा कॉल कर सकते हो, शामिल थी सकते हो। नंबर है 0335033544 यानी कि 4440854 और 53। थोड़ा हट के मौजू है, थोड़ा बच्चों वाले गाल करे सू, थोड़ा जरूरी है अपने जिन्हें साकू बच्चों अपना फ्यूचर नजर आता पिया होंगे वो बच्चे अगू किवें वध सकते थे, क्या रीजन है जी चीज़ उन्होंने अगू नहीं वधन देंदी कि उनके बाद 11वीं या 12वीं के जो रिजल्ट आते बच्चे वो नंबर नहीं घिन पाते, उन्होंने इवन के मेडिकल भी उन्होंने एडमिशन नहीं मान पाते और क्या इनकी क्या रीजन है। इन ते गाल करे सन इन टाइम सारे नाल हिन पे प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी दे और इंजीनियर मोहम्मद जुल्फकार साहब हैं। इनको गुड मॉर्निंग आखसो सा जी आया को आखसो थैंक यू तशरीफ घिन के और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिल्कुल नाल एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने ताल्लुक ही जनाब जी बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नाल है पिया और खालिद महमूद फैसल साहब हैं। गुड मॉर्निंग और जी आया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तबीयत दा हाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सभी बारिश एंजॉय की थी? जी बिल्कुल की है। अच्छा बच्चे तो मतलब भज दिन थे दुख दिन थे, अगर अस अपनी गल करें तो अस थोड़ा व्यू करके बड़ा खुश थी वेने या गरम गरम चाय साकू मतलब याद आती पे यार गरम गरम चाय हो या इन तरह की तो लोग किवें एंजॉय किते थे कल का मौसम मुल्तान क्योंकि कल शदीद बारिश हुई और एंजॉय करने वाली बारिश भी है। ऐसे है कि मैं कल तकरीबन 4:30 बजे मैं घर जाने के लिए निकला। हाँ। तो मेरे कॉलेज में मार्किंग सेंटर बना हुआ है, तो मैंने कहा चलो चलते हुए मैं उसका विजिट करता जाता हूँ, उसको देख लेता हूँ। मैं अभी हम वो सेंटर को देख रहे थे और साथ से बातें कर रहे थे कि मैंने देखा बाहर अंधेरा छा गया है और मुझे पता चला कि बाहर बारिश हो रही है और वो भी मुल्तान में बारिश हो रही है। अनएक्सपेक्टेड दिन ठीक ठाक निकला हुआ था और इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई तो मैं वहाँ बाहर निकले, हमने खूब एंजॉय किया और बारिश में ही निकले, फिर जाके नमाज पढ़ी। यानी वहाँ पे बारिश का इतना स्पेल था कि जस्ट 1 मिनट मैं जब निकल के मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ तो मेरे सारे कपड़े जो है भीग चुके थे, यानी इतनी बारिश थी। तो उसी दौरान हमने बैठ के नमाजियों का इंतज़ार किया और बारिश थोड़ी थमी तो फिर हमने नमाज अदा की, उसके बाद हम निकले वहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यानी उत्थे तो रिजर्व थी गए ऐसा आख सकते हैं कि बाउंड थी गई और बारिश थम से घर पहुंचो नहीं तो सही जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आज का जो मेन मौजू है यकीनन मैं तो ऐसे थी आज मैं डिस्कस करे सो क्या वजह है। पहले तो अपने जमाने की गल करें। जी जी हाँ जी हाँ जी उस्ताद हुआ है यकीनन जेडे सारे जमाने हैं वही नवे जमाने जी बदल गए, उस्ताद बदल गए थे। उस्ताद भी मैडम मैं कहूँगा कि उस्ताद भी बदल गए हैं और स्टूडेंट भी बदल गए हैं। हाँ। जब हमारा ज़माना था
تو ہمارے میں تو جرت نہیں تھی کہ ہم استاد سے آگے نکل جائیں. صحیح. یعنی یہ ایک استاد اور شاگرد کا لیول ہوا کرتا تھا. پہ تھے تو پچھو راستہ تو ہم دیکھتے تھے کہ استاد اگر آگے جا رہے ہیں تو ہم نے ان سے آگے جانا نہیں ہے. اگر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ہم نے ان سے پیچھے ہی رہنا ہے. لیکن آج وہ قدریں نہیں ہیں میڈم. تو اس دور کی بات ہے, یہ 77 میں نے میٹرک کی, 75 77 گورنمنٹ جو اپنا ہائی اسکول مخدوم علی. اچھا. وہ اب ہمارے زمانے کا سب سے بیسٹ اسکول تھا. میں دنیا پور کا رہائشی ہوں, دنیا پور سے, اور گاؤں میرا ہے 355 WB عرف ایک چک اس کو کہتے ہیں. زبردست. جب میں نے مڈل کیا نا جی, تو میرے والدین بھی وہ پریشان تھے کہ بچے کو ہم نے داخل کدھر کرنا ہے, اور میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ کسی ایسے اسکول میں جانا ہے جو بیسٹ اسکول ہو. ٹھیک. اچھا, یعنی دنیا پور تعلق ہے اور مڈل کیتا تو اون والے ہی یعنی کہا گیا کہ کیڑا ہن اسکول اگو گیا. اچھا, مڈل تک ہن اون والے اسکول یعنی مڈل بھی میں نے ہمارے اپنے گاؤں میں بھی مڈل اسکول تھا. ہاں, لیکن میں نے ہمارے گاؤں کے ساتھ 343 WB. ٹھیک ہے. اچھا, مزید گپ شپ کرنا چاہو مازہ دینا سچ ویلا ٹھیک ہے. بریک دا ناظرین چل دے ایک چھوٹی بریک دیکھیں تھے نہ ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. درسوں تک سویل دے رانگے. اور جی بالکل گال تھی دی پئی ہے پرنسپل صاحب نا, پرنسپل انجینئر محمد ذوالفقار صاحب نال, اور دسندے بیان کے انہاں دا تعلق دنیا پور تو ہے اور مڈل تک ایک اسکول پڑھے. اون دے بعد ڈیسیژن کیا کرنا ہے کہ اسکول ہم چینج کرنے تھی یا کیڑا اسکول جو بیسٹ ہوے. ہاں جی, کیونکہ میرے گاؤں میں اس وقت ہائی اسکول نہیں تھا. یا دنیا پور میں ہائی اسکول تھا, یا جہانیہ تھا, اچھا, یا مخدوم علی تھا. یہ 3 اسکول تھے. تو ان میں بیسٹ اسکول جو تھا وہ ہم نے مخدوم علی کو پایا, کیونکہ اس کا جو اکیڈمک ریکارڈ ہے اور بورڈ میں جو پوزیشنز تھی وہ مخدوم علی ہائی اسکول کی زیادہ ہوا. اچھا جی, یہ چیز عموماً اٹریکٹ کریں دی ہے کہ بورڈ پوزیشنز کیڑے بچے یا کیڑے اسکول دے بچے زیادہ کھیلیں اتنے ہی بڑھنا چاہیے. یعنی میڈم یہ ثابت کرتا ہے نا کہ اس اسکول کے ساتھ, یعنی اس وقت یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم تو ہوتا ہی نہیں تھا. بالکل گورنمنٹ سب کے سب گورنمنٹ کے اسکول تھے. تو کوشش کرتے تھے کہ والدین بھی کوشش کرتے تھے, جو پڑھنے والا بچہ وہ خود بھی کرتا تھا کہ یار ایسے اسکول میں جائیں جہاں پہ پڑھانے والے بھی اچھے ہوں اور جہاں سے یعنی اپنا نام کمایا جائے. صحیح. تو 75 سے 77 تک وہیں پہ میں نے میٹرک کی. بڑے نام تھے ہمارے جو ہے نا اساتذہ کے. ان میں میرے ایک استاد تھے, آئیڈیل تھے, عبدالغنی قمر صاحب. ماشاء اللہ MSc میتھمیٹکس انہوں نے کیا تھا. وہ اپنے دور کی بات سناتے ہیں کہ جب میں MSc کرنے کے لیے گیا تو BZU سے انہوں نے MSc کی. وہ کہہ رہے کہ جب میں ایک پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ گیا تو مجھے کنٹرولر آفس والوں نے کہا کہ یار یہاں تو ریگولر پڑھ کے بندے MSc میتھ نہیں کرتے, تو آپ پرائیویٹ کیسے کریں گے. صحیح. تو وہ کہتے کہ میں نے کہا کہ یار آپ میرا داخلہ جانے دیں, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی کمپیٹ کریں گے. صحیح. تو وہ صرف 4 بندے تھے, جو 2 پرائیویٹ تھے اور 2 ریگولر تھے MSc میتھ کے. تو جب رزلٹ آیا میم, یہ سن کے آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے سر جو ہے وہ کہتے کہ میں نے ٹاپ کیا اور میں گولڈ میڈلسٹ تھا. واہ جی واہ, زبردست. تو ان اساتذہ کے پڑھے ہوئے ہیں ہم. ہاں جی بالکل. تو الحمدللہ میں نے 77 میں جب میٹرک کا امتحان دیا تو وہ گرمیوں کے دن تھے. اس وقت ان دنوں میں ماشاء اللہ لگا, 77 میں ماشاء اللہ جنت جا کا لگا. تو امتحان کا جو شیڈیول تھا وہ چینج ہوا, وہ مارچ سے وہ جون میں چلا گیا. اچھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 22 جون کو ہمارا پہلا پیپر تھا اور وہ میتھ کا پیپر تھا. اچھا, انہیں خوشی تو تھی ہے نا, مارچ تھی ہونا ہے 3 مہینے مزید مل کے تو جون نہیں. لیکن میم یہ دیکھیں نا کہ وہ گرمیوں کے دن, سخت گرمیاں, اور اپنا لائٹ بھی نہیں, اور وہ تو ہمارے لیے مسئلہ تھا نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں پیپر ہونے بھی, ایگزام ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. صحیح. لیکن ہوئے پیپر. اچھا, ان پیپروں کے دوران ہی میڈم مجھے نا بخار ہو گیا, اور وہ ٹائیفائڈ بخار میں چینج ہوا. ٹائیفائڈ ہو گیا. یعنی میں اپنی کلاس کا ٹاپر تھا. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے. تو 4 پیپر میں نے ٹائیفائڈ بخار میں دیے.
اور بخار میں ایسے دیے کہ بغیر کسی تیاری کے، یعنی پچھلی تیاری میری اتنی زیادہ تھی کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. واہ جی واہ. تو باہر جو ہے نا وہ میرے لیے باہر چارپائی لگائی جاتی، اس کے چارپائی کے اوپر بیڈ لگایا جاتا پیچھے ٹیک لگانے کے لیے، کیونکہ میرے میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں بیٹھ کے نا لکھ سکوں. تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے میں پیپر حل کرتا. تو اس کے باوجود میں آپ یقین مانیں کہ میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی کالج میں اپنے اسکول میں. اور اسکول سے فارغ ہونے کے بعد جب رزلٹ آیا، اب آگے ڈیسیژن تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہاں اچھا، کرنا کیا ہے یہ ڈیسیژن ہوں اما با نے گھیرنا ہے یا تہاڈا فیصلہ ہے کہ میں کرنا کیا ہے؟ ہاں میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں بہت زیادہ پڑھنے والا ہوں اور بڑے اچھے نمبر ہیں، 77% نمبر. میں ڈاکٹر بنوں گا. نہیں ڈاکٹر نہیں میرے بننے کا، نہیں ڈاکٹر بننے کا میرا اکثر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے گھر والے نمبر اچھے آ گئے، وہ نہیں تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ میں FSC کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انجینئر بنوں گا. اچھا انجینئرنگ والے پاس شروع دا ہی شروع سے ڈیسیژن پہلے کر چکے ہیں. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن میرے والد صاحب جو ہے نا ذمہ دار آدمی تھے، وہ چھوٹا موٹا ذمہ دار تھا. وہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسے ہے، آپ FSC کرو گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسی کوئی ایجوکیشن حاصل کرو کہ آپ وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کو آپ ارننگ بھی کریں اور ہمارا سہارا بھی بنے. ٹھیک. تو ہمارے گاؤں کے ایک انجینئر تھے، وہ انجینئرنگ کر رہے تھے ابھی، ان کا UIT ٹیکسلا میں ایڈمیشن ہوا تھا اور وہ الیکٹریکل انجینئر کے 3rd ایئر میں تھے. تو ابا جی نے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ انکل آپ ایسے کریں کہ ذوالفقار کو نا آپ ڈپلومے میں داخل کروا دیں. صحیح. اب ان سے مشورہ کیا گیا کہ یار ڈپلومے تو بہت سے ہیں، تو کس ڈپلومے میں داخل کرایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آج کل جو ہے نا سول کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ان کو سول کا ڈپلوما کروائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جاب کی اپرچونیٹیز کافی ہیں، یعنی سول کے اتنے اس کے فیلڈ ہیں اتنے کہ یہ اریگیشن میں جا سکتا ہے، یہ ہائی وے میں جا سکتا ہے، یہ بلڈنگ میں چلا جائے، یہ ریلوے میں چلا جائے، یہ ایئرپورٹس پہ چلا جائے. تو یعنی سول ڈپارٹمنٹ جو ہے، سول ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے، اس کے بہت سے آگے جاب اپرچونیٹیز اس میں بہت زیادہ ہے. یعنی کوئی ہے جو تک مشورہ دینے والا ہے. اصل مسئلہ اتنا آدھے کہ پیرنٹس کو بھی پتا کیا نہیں ہوتا کہ بچے نے ورنا کتنا ہے، یعنی کیریئر کاؤنسلنگ جی کو ساتھ وہ نہیں ہوتے اور بچوں کو بھی نہیں پتا. میں میڈم اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہر بچے کا ایک جو ہے نا ایک اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور ایک اس کا اپنا اس کے اپنا شوق، اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا موٹو اور کسی نہ کوئی اس کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کہ میں نے یار اس کو فالو کرنا ہے، وہ کہاں پہ پہنچا ہے اس کو فالو کر کے میں نے آگے بڑھنا ہے. بالکل. تو ہمارے علاقے میں ایک ہم سے سینئر تھے، ایک سب انجینئر تھے محکمہ نہر میں نا. تو وہی میرے ذہن میں بھی تھا کہ یار محکمہ نہر اور میں سب انجینئر اس کو اوورسیئر کہتے تھے. تو سب انجینئر یا اوورسیئر جو ہے یہ گاؤں میں سب سے بڑا آفیسر وہی ہے. ٹھیک. جیسے پٹواری ہے نا جی، ایسے ہی سب انجینئر سب سے بڑا افسر ہے. تو میں نے بھی چاہا کہ چلو یار اس میں ریسپیکٹ بھی ہے اور اس میں دوسری ارننگ بھی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بچایا ہوا اس کام سے. تو صرف ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے یہ کام کر کے آگے بڑھنا ہے. تو میں ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ میں نے داخلہ کہاں پہ لینا ہے. وہ بھی ہمارے وہ انجینئر جو ہے نا ان کا نام محمد امین تھا. وہ امین صاحب نے کہا کہ سب سے جو بیسٹ کالج ہے نا جی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جہاں پہ صرف اور صرف سول کا ڈپلوما کروایا جاتا ہے، سول ٹیکنالوجی کا، وہ ہے رسول گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول. وہ گجرات ڈسٹرکٹ گجرات میں ہوتا تھا اور تحصیل اس کی منڈی بہت دی تھی، رسول بیراج کے ساتھ، رسول ہیڈ ورکس کے ساتھ. تو بڑا نام تھا محمود. تو میرے کزن تھے محمد منیر ان کا نام ہے، اس نے بھی میرے ساتھ ہی میٹرک کی تھی. اور میرے ماموں کہتے ہیں کہ آپ نے جہاں آپ نے داخلہ لینا ہے نا اس کو بھی ساتھ آپ نے رکھنا ہے. صحیح. تو یہ جہاں آپ جائیں گے وہیں یہ جائے گا. ٹھیک ہے.
اب ہم نے تقریباً پورے پنجاب سے پراسپیکٹس منگوائی تمام اپنے کالجز سے، اور ہر جگہ پہ ہم نے اپلائی کر دیا. ان دنوں میں اپلائی جو ہے نا وہ کرتے تھے بائی ڈاک بھیجتے تھے، کیونکہ نیٹ اتنا کامن کچھ بھی نہیں تھا. پراسپیکٹس بھی جو ہے نا وہ منگوائی جاتی تھی، یا تو منگوا لیتے تھے کہ اپنا اتنے کا آپ ڈرافٹ بھیجیں، یا کراس پوسٹل کراس آرڈر جو بھیج دیں، تو وہ ایسے گھر بھیج دی جاتی تھی، یا پھر جا کے کلیکٹ کر لی جاتی تھی. اور اپلیکیشن جو بھیجی جاتی تھی وہ بائی ڈاک بھیج جاتی تھی. کتنا مشکل مرحلہ ہے میٹرک کے بعد اگو ڈیسیجن کرنا کہ ایسا کرنا کیا ہے، تسا کیا کرنے سوچے تھے، تسا سوچے سو ایسا چلتے پہ ہیں بریک تے کہ تھے نہ ویسے سارے نال راستے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. اکسوتا کو سویل دے رنگے اور این ٹائم جی بالکل سنل بھائی گیسٹ آ چکے تھے جی. کون سوچو بھائی سنگر ہیں سارے نال جی بالکل. اور کیونکہ جن کے سادے پہ ہیں تھرو آؤٹ تھوڑا دل آتے نا کرنے کے لیے میوزک سن رہا. سویر سویر نال میں بھی بڑا میوزک سن رہی پئی. ہم تھے کچھ گانے جڑے ہیں میرے کو بھی اچھے لگتے تھے، لیکن تھوڑے سیڈ اچھے لگتے تھے میرے کو، اور تھوڑے رومانٹک سانگ بھی اچھے لگتے پہ ہونے تھے. لیکن تھوڑے جڑے ہونے نا تیز یا فاسٹ سانگ میں وہ بہت گھٹ پسند کریں پہ. میرا موڈ ہوتے کہ لائٹ سانگ ہوئے موسیقی اور انجوائے کروں. انہیں انجوائے کریں. لاسٹ جناب ان ٹائم سینڈل سنگر آ چکے ہیں، وجی شاہ آ چکے تھے نا کو. گڈ مارننگ آپ سے جی آئیں اور خوش آمدید اور السلام علیکم وجی. وعلیکم السلام. وجی چینج ہو گئے ہونا پڑتا ہے نا. ہاں جی. ہے کیا چینج کیا ہے؟ ایک تو نیچرل پروسیس ہے، اس کے ساتھ بندہ تھوڑا بہت وہ فرق پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ کام ایسا ہے آپ کو پتا ہے، تو شوز پہ جانا ہوتا ہے، کچھ چینجنگ ہونی چاہیے. چینج ہو گیا، ڈیسنٹ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. بس عمر کا تقاضا ہے یا وقت کا تقاضا ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو سچی بات ہے تقاضا یہ بتا دو. ویسے یہ اسٹار لوگ، مطلب میں تو خیر اپنے آپ کو اسٹار نہیں مانتا. یہ سنگرز وغیرہ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایج چھپائی جائے، نہیں بتاتے. آپ نے ایک بات کی اور میرے خیال میں حقیقت ہوتی ہے، تسلیم کرنی چاہیے. ایج کا بھی فرق پڑتا ہے انسان. اے اللہ مجھے کہہ رہے ہیں جو خواتین اپنی ایج کبھی بتاتی نہیں. وہی کہہ رہے میں آپ سے آپ کی ایج نہیں پوچھوں گا. اور وہ بھی تھینک یو. اچھا جی، خالد محمود صاحب بھی ہیں اور میں چاہتا کہ کیونکہ میٹرک تک گل پہنچ گئی تھی اگو ڈیسیجن کرنے تھیا. خالد صاحب تو اپنا ڈیسیس ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود فیصل میرا نام ہے. میں نے میٹرک شورکوٹ گورنمنٹ ہائی اسکول شورکینٹ سے کیا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں تھے، بطور چیف ورلڈ افسر ریٹائرڈ ہوئے، اور ہمیں زندگی میں بہت سے بیسز پہ گھومنے پھرنے کا موقع ملا. اس لیے تعلیم بھی ظاہر کی انجینئرنگ متاثر ہوتی رہی. تو میں نے شورکوٹ کینٹ سے جو ہے نا وہ سائنس میں طرح کے اسٹوڈنٹ ہوئے، ایوریج اسٹوڈنٹ ہوئے، اچھے لائک فائٹ بس وہ وہاں تک میں ایوریج تھا. اس کے بعد پھر فردر میں اپنی اسٹڈی کو امپروو کیا، اور مزے کی بات ہے میں نے جاب کے ساتھ امپروو کیا. اچھا زبردست. جاب اتنی جلدی اسٹارٹ کر؟ جی میں نے بس ڈپلومے کے فوراً بعد جاب اسٹارٹ کر لی. اور اس کے بعد پھر جب میں نے جاب اسٹارٹ کی تو میری گریجویشن ہونے والی تھی، ایگزام ہونے والا تھا. میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد پھر بہاولپور میں جاب تھی. میرا دیہات جو ہے وہ گڑا موڑ ہے، 190 چیک نمبر 190 WB ڈسٹرکٹ بیاڑی میں. چونکہ ذرا فیملی وہاں تھی، میں وہاں اکیلا رہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ لا کر لیتے ہیں. اچھا گڈ. اور لا کا میں جانے کا مقصد میرا خیال تھا کہ جوڈیشری میں جائیں گے، اور جوڈیشری کے لیے میں ایک اٹمپٹ میں نے لی بھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ ریسٹرکشن لگ گئی کہ 2 سال پریکٹس ہونی چاہیے، ذرا بینگ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہو سکتی تھی. پھر میں نے اس کے بعد ماسٹر کیا، اور اس دوران پھر میں نے میرے وہ ٹریننگ آ گئی ہماری کالج گورنمنٹ کی طرف سے. وہ 1 ایئر ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچر ٹریننگ ڈپلوما. وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں ہم نے. اچھا بائی چوائس ٹیچنگ پروفیشن چاہے ہو یا اچانک حادثات؟ ایسا نہیں، بلکہ میری ہائی وے میں ایک جاب ہو گئی تھی شروع میں، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ کلچر مجھے اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے. والد ایئر فورس ای پاس ٹرائی نہیں کیا کہ میں بھی؟ اس کی وجہ تھی کہ میں میڈیکلی شاید فٹ نہیں تھا. میرے کو بچپن میں پولیو سے تھوڑا سا شاک ہوا تھا، اس لیے میڈیکلی میں فٹ نہیں تھا، اس لیے میں اس طرف نہیں گیا. یعنی سوچا بھی نہیں؟ سوچا بھی نہیں، ظاہر اس کا کوئی چانس نہیں تھا. لیکن ہائیسٹ کوالیفکیشن میری خواہش تھی. الحمدللہ وہ میں نے ایکوائر کی ہے. PhD اسکالر ہوں پولیٹیکل سائنس سے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے. پھر میں نے ڈپلوما اسلامک لا میں بھی کیا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے، یعنی وہ بھی میں نے ڈپلوما کیا. ٹھیک ہے. پھر میں کالم نگاری بھی کرتا ہوں، روزنامہ نوائے وقت میں لکھتا رہا ہوں.
ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ? सोशल पे, एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स पे भी, बल्कि अदब पे भी कुछ अफसाने भी लिखे अखबार जहां में। सियासी भी हो तो सा उर्दू जस्ट सियासत नाल इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट भी है, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, इस हवाले से भी है। अखबार जहां में भी लिखे, उर्दू डाइजेस्ट में भी मतलब आर्टिकल लिखते रहे। आजकल मैं रोजाना नई बात में लिख रहा हूँ, नवाए सरोज के नाम से। गुड, मेरी किताब भी आ चुकी है नवाए सरोज पे। वाह जी वाह, जबरदस्त। इसी तरह रिसर्च के मेरे 2 आर्टिकल इंटरनेशनल शाये हुए वो जो मैंने फिल किया था। अच्छा, लिखन लिखावा दा शौक बचपन दा है? नहीं, उसकी वजह जो है ना वो मेरे भाई हैं। अच्छा। सच्ची बात है। वो है डॉक्टर जावेद अस्कर साहब, वाइस प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया के। वो मैट्रिक के बाद मतलब उनका लिखने का शौक था, उसी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा, सच्ची बात है। बल्कि पहला मुझे याद है ज़िया-उल-हक साहब के दौर में मैंने वो लेटर टू एडिटर लिखते हैं ना जी, तो वो मैंने लिखा और वो शाये हुआ। एडिटर के नाम पे हाँ, लिखना सीखे रहे हैं उर्दू। तो उससे मुझे कुछ इंस्पायरेशन मिली कि लिखना चाहिए। फिर ज़रा मैंने नवाइक में लिखा। अल्लाह ताला जनरल स्पीकर अब्दुल लतीफ अख्तर साहब यहाँ पे होते थे, उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया कि आप लिखें, अच्छी बात है। और उन्हें गाइडेंस भी मोहतरम जब्बार मुफ्ती साहब नवाब वक्त में, उन्होंने बड़ी अच्छी काउंसलिंग की कि आप इस तरह लिखना चाहिए, आपका कॉलम का अंदाज इस तरह होना चाहिए। तो मतलब ये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अच्छी इंस्पायरेशन दी, इसलिए अब मतलब लिखने की तरफ एक अच्छा मेरा रुझान बन गया। कहानियां भी, अफसाना भी। उर्दू पॉइंट में पिछले नंबर अफसाना सौकन के नाम से हुआ, ये हमारे देहात की एक कहानी थी। उसको मैंने उस अंदाज में पेश किया। देहात की सिर्फ कहानी या शहर की कहानी मिलती जुलती? मतलब नहीं, तो मुख्तलिफ थी शहर से मुख्तलिफ है। जरा देहात का कल्चर शहर से बहुत मुख्तलिफ होता है, वहाँ अपनायत का एहसास भी होता है और साथ ये कि हमदर्दी का जज्बा भी ज्यादा होता है। इस हवाले से मैंने उस पर लिखा है। ठीक है। अच्छा, शहर में आके लोग थोड़े खुदगर्ज थे? नहीं, अब तो मैं समझता हूँ कि सारे देहात के लोग शहर में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, अब वो कल्चर है। तो जिनका बैकग्राउंड देहात से है ना, उनकी अभी वैल्यूज अब भी वही हैं, है ना, उतने सादा, उतने हाँ वो है, सिंपैथी भी है, बिल्कुल, तो एक दूसरे साथ लिंक भी है। और लेकिन जो प्योर शहर के हैं बाय बर्थ, उनका जरा थोड़ा सा एटीट्यूड या कल्चर निस्बतन चेंज होता है। हाँ, फिर ये शहर से यानी सिटी टू सिटी भी वेरी करता है। और जैसे हमारा जो मुल्तान है, जरा ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न सिटी नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी। इंजीनियर साहब ने भी तो शहर इलाके चेंज किए थे। क्या फर्क पे रही था, दसो कितना फर्क पे एक इलाके तो वे इलाके पढ़ना और वरना? मैं ये समझता हूँ कि बंदा जो बाई बर्थ होता है ना जी, वो जहाँ भी चला जाए वो बदलता नहीं है। सही। तो मैं इधर जब वो डिप्लोमे की बात मैं कर रहा था, तो डिप्लोमा मैंने रसूल में मेरा दाखिला हो गया, 77 में दाखिल हुआ मैं। तो 77-80 हमारा सेशन था। तो डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने अप्लाई कर दी, जॉब के लिए अप्लाई किया। तो इरिगेशन में लकीली मेरा जो है ना, इरिगेशन में ही मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, गुड। हेड पाइनर मेरी पहली पोस्टिंग थी। अच्छा, गुड। तो वो फ्लड इरिगेशन से रिलेटेड थी, जो है ना फ्लड वार्निंग के हवाले से कि यहाँ नहर से, दरिया से कितना डिस्चार्ज आ रहा है। तो वो कोई इतनी जो है ना मुझे वो पसंद नहीं आई। अच्छा। तो मेरे एसडीओ ने मुझसे पूछा कि जुल्फकार आपके नंबर डिप्लोमे में कितने हैं? तो मैंने डिप्लोमे में मेरी कोई चौथी पोजीशन थी बोर्ड में। गुड। मैंने बताया कि मेरी चौथी पोजीशन है। उन्होंने कहा कि यार आप ऐसे करो, आप सब इंजीनियर के सब इंजीनियर रह जाओगे, सारी उम्र आप यही काम करते रहोगे, तो बेहतर यह है कि आप अपनी एजुकेशन इम्प्रूव कर लो। गुड। उनके कहने पे मैंने अप्लाई किया और मेरा यूईटी टेक्सला में एडमिशन हो गया। 82 में मैं रिजाइन करके वहाँ पे चला गया। 82 से 86 मैंने वहाँ पढ़ा। 87 में हम फारुग हुए थे। तो जब हम वहाँ से फारुग हुए तो वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब का दौर था। वो क्या डिसेंट वज़ीर-ए-आज़म थे, बड़े इंतहाई नेक इंसान थे वो। तो उन्होंने हमारे दौर में जब हम फारुग हुए, कोई 200, 250, 300 के करीब इंजीनियर फारुग फिर रहा था। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों को उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया कि इंजीनियर कोई फारिग नहीं फिरना चाहिए। अच्छा, गुड। तो आप 15% सीटें इनके लिए जो है ना निकालें और इनको जो है ना अकोमोडेट करें, इनको अकोमोडेट। हाँ जी। तो मैं मैडम वहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद मैंने जस्ट 1 महीना रेस्ट के तौर पे घर आया और वहाँ घरों 355 WE गाँव में ना बिजली थी और ना कोई जो है ना दूसरे कम्युनिकेशन के कोई जराए थे, कोई ना कोई खबर का पता चलता था।
تو 1 مہینے کے بعد میں نے کہا چلو یار 1 مہینہ ریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا جو سروس کے لیے ٹرائی کریں گے. تو وہ اس 1 مہینے کے اندر تمام محکموں نے وہ سیٹیں اناؤنس کی, اور میرے جتنے دوست تھے سب کے سب جتنے بھی فارغ پھر رہے تھے انجینئرز وہ سارے اکاموڈیٹ ہو گئے, اور میں رہ گیا. ہائے نہ کرے, آپ رہ گئے؟ میں رہ گیا کیونکہ میں نے نہ اخبار دیکھا, نہ کسی چیز کا, نہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ تھا کسی سے. تو جب میں جس دوست سے میں نے رابطہ کیا نا, کسی نے کہا جی میں ہائی وے میں چلا گیا ہوں, کسی نے کہا میں بلڈنگ میں چلا گیا ہوں, کسی نے کہا یار میں تو اریگیشن میں ہو گیا ہوں, کسی نے کہا میں MES میں ہو گیا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے بندہ جو خود پیچھے بڑھتے بڑھتے ہیں. اور تو میں میڈم میں نے کہا یار میں تو پیچھے رہ گیا ہوں. تو میں نے انہی دنوں میں ایڈ آئی, تو میں نے اس میں اپلائی کیا, یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں انسٹرکٹر کی ایڈ آئی. تو میں نے کہا چلو یار اس میں ہی اپلائی کر. جب میں نے اس میں اپلائی کیا تو اس میں وہ پہلا انٹرویو تھا یا شاید دوسرا انٹرویو تھا. اس سے پہلے میں نے پبلک ہیلتھ میں دیا تھا انٹرویو, لیکن اس میں میری جو ہے نا سلیکشن نہیں ہو سکی. تو دوسرے انٹرویو میں میری سلیکشن ہو گئی. تو جب میری ریگولر, کیونکہ پنجاب پبلک کمیشن کے ذریعے میری سلیکشن ہوئی, تو اب جتنے بھی دوست تھے میرے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ یار ذوالفقار تو بڑا اچھا رہا, تو یار کم از کم ریگولر تو ہے نا. ہم تو آ گئے ہیں کنٹریکٹ پہ اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں یہ ریگولر کریں گے یا نہیں کریں گے. پھر آپ نے شکر کیا, شکر ہے اللہ کا. ہاں جی, میں نے نہیں دیکھی. تو میڈم یہ جو ہے نا, یہ جنوری 89 میں میں نے GCT ملتان کو جوائن کیا. اور یعنی میری یہ چوائس نہیں تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے نا اس کے خمیر کے مطابق ڈیسیژن کرتا. بالکل بالکل, کہ اس بندے کو میں نے فٹ کہاں پہ کرنا. واقعی صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید اسی کے لیے بنا تھا, اور میں یہاں پہ آیا تو مجھے وہ سبجیکٹ دیے گئے کہ جن کو کوئی نہیں پڑھاتا تھا. اچھا, وہ جاننا چاہتے کہڑے سبجیکٹ لیتے گئے اور کیوں نہ پڑھے نیان, لیکن دیکھ دے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. دسوتا کو سویل دے رہے گے چار جی بالکل انجینئر صاحب دے قصے سنتے پے, بلکہ کہانی سنتے پے. اچھا بائی چوائس کہنا ہے اچانک ہی یہ فیلڈ چ گیا, یعنی اللہ میں نے جڑا کچھ سلیکٹ کیتا ہے واسطے تو سمجھ دے بہتر حصہ. ہاں جی, تو کیویں رہا ایکسپیرینس؟ جنوری 89 میں میں نے جوائن کیا. میں نے کہا کہ مجھے وہ سبجیکٹ دیے گئے جن کو کوئی پڑھاتا نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں وہ مشکل بھی تھے, اور ان میں اسٹوڈنٹس کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ان کو دیتے ہیں, یہ نئے بندے آئے ہیں, یہ ڈیووٹڈ بھی ہیں, پڑھائیں گے. تو میں نے محنت کی, پڑھایا, محنت سے پڑھایا. الحمدللہ وہ رزلٹ بڑا زبردست رہا. تو یہ جان کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پھر وہ ساری عمر میں نے ہی پڑھائے. وہ سبجیکٹ میں انسٹرکٹر سے سینئر انسٹرکٹر بنا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا, چیف انسٹرکٹر بنا گریڈ 19 میں. تو گریڈ 19 میں جب میں گیا BS 19 میں, تو تقریباً 2 ماہ کے بعد اتھارٹی سے مجھے یہ جو ہے نا آیا کہ یار ہم آپ کو پرنسپل لگا رہے ہیں. زبردست. تو ان دنوں ہمارا داخلہ چل رہا تھا, ڈپلومے کا ہی داخلہ چل رہا تھا. تو میرے زیڈم صاحب نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ یار ذوالفقار ہم آپ کا نام ریکمینڈ کر کے بھیج رہے ہیں. وہ ناظر خان نیازی صاحب تھے ہمارے زیڈم صاحب. تو میں نے کہا سر میرا تو مزاج ہی نہیں ہے یہ پرنسپل لگنے کا اور ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پہ آنے کا. اسپیشل مزاج کی ضرورت ہوتی ہے میری نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں میڈم, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں, جو شوقین ہوتے ہیں, جو ہے نا جو اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. وہ صرف کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا یہ بس یہی کام کرنا, نمبرداری کرنی میں نے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے ڈیسیژن کر لیا ہے, تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا لیں گے. میں نے کہا سر اگر آپ نے ڈیسیژن کر لیا تو ٹھیک ہے, پھر میں چلا جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بورے والا میں مجھے یہ ستمبر 2011 کی بات ہے, مجھے پرنسپل لگا کے وہاں پہ بھیج دیا گیا. وہ بورے والا GCT گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بورے والا جو ہے وہ شہر سے کوئی 10 کلومیٹر باہر ہے. یعنی اس کی جو لوکیشن ہے, یعنی ملتان سے جو بندہ جائے نا جی وہاں جا کے,
मेरा ख्याल है उसको शायद 1 महीना तो उसको नींद ही नहीं आएगी कि मैं कहाँ पे चला गया। और नहीं, लेकिन मैंने समझा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है ये, और ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है, जॉब का हिस्सा ये, तो अल्लाह का हुक्म समझ के मैंने उसको जो है ना उस जॉब को भी लिया। अच्छा, इवें है कि मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डेड तक काफी दफा मतलब जेडे मेरे ऑनर तुम्हारे चैनल ते चलते मैं सुनाते रहा बने ते ई बारी को आमण वाले मैं को लाइव ही माइक ते तो सुना देना। एक मेरा आमण वाला है गीत कोई कोशिश की थी मैं कि कमर्शियल तो हट के ना जरा जी कमर्शियल तो हट के कुछ असल काम करूं, असल मतलब आरफाना कलाम को अल्लाह रसूल दी गाल और कोई ऐसा मैसेज होवे जरा कि कहीं थे सुन के तरह थोड़ा असर रखे, कोशिश की थी। हालांकि मेरी ना औकात है ना मेरी एज है कि मैं आरफाना कलाम लिखा। मेरी अपनी कंपोजिशन ने खुद लिखा है ते टाइटल है घुम्मन घेरी बेसिकली पंजाबी सॉन्ग। ना तेरी ना मेरी दौलत घुम्मन घेरी ओए दौलत घुम्मन घेरी इंदी चाह ना कर बथेरी ए ता दुश्मन तेरी ओए बंदिया दुश्मन तेरी सिद्धी राहे जांदा जा पखुआं नू दाना पांदा जा रब जे तेरा भांडा भरिया मालियां वल वंडांदा जा ओए मालियां वल वंडांदा जा तैनू लगदी भुख तां मालिक तैनू लगदी भुख तां मालिक कदे ना करदा देरी ना तेरी ना मेरी दौलत घुम्मन घेरी ओए बंदिया दुश्मन तेरी ना तेरी ना मेरी दौलत घुम्मन घेरी ओए बंदिया दुश्मन तेरी दौलत बड़ी आवारा इधर उधर घुमदी रहिंदी एक ठिकाना ना इस दा दर नवें चुमदी रहिंदी ओए नवें चुमदी रहिंदी दौलत बड़ी आवारा इधर उधर चुमदी रहिंदी हो इधर उधर घुमदी रहिंदी एक ठिकाना ना इस दा दर नवें चुमदी रहिंदी कोठे जिड्डे उच्चे तेरे कोठे जिड्डे उच्चे ओढ़क मिट्टी वाली ढेरी ना तेरी ना मेरी दौलत घुम्मन घेरी ओए बंदिया दुश्मन तेरी। इसके कुछ एक अंतरा मुझे याद नहीं इस वक्त, ये भी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में है, इसका ट्रैक अभी नहीं बनाया, तो ये गाने वाले नंबर में से एक मेन जरा है माल दौलत और इकून फोकस कीते थे, यानी एक अच्छा मैसेज देता कि न मेरी है न तेरी है दुनिया घुमन घेरी। हाँ, हर बंदे के अपने एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। ये बहुत दो गेस्ट बड़े एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में रहते हुए, मैं सिंगर हूँ माशाल्लाह, ये टीचर हैं शायद आई थिंक, और तो अपनी फील्ड में रहते हुए कम से कम कुछ ऐसी सोच और ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो किसी के काम आ सके। तो मेरी एक सोच है कि अगर एक बंदा भी कोई सुनने वाला मुझसे थोड़ा सा असर लेके कुछ इस बारे में सोच भी लेता है थोड़ा सा, तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत जो है वो पूरी होगी। और ये मेरी कुछ मतलब ये फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ एक मेरा कमर्शियल काम नहीं है कि मैंने इसको नंबर्स के लिए किया है, ये मेरी एक मैंने फील किया एक दिन। और इस तरह के स्पेशली काम जो है ना वो इंसान सोच के कर नहीं सकता, ये अल्लाह मियां करवाते हैं, चाहे लिखने वाले हैं, गाने वाले या इवन प्रैक्टिकली करने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या आलिम लोग हैं, जितनी भी अच्छी बातें होती हैं इंसान की औकात नहीं है, वो अल्लाह मियां की रजा होती है और उनका हुक्म होता है। अच्छा, वाजे टाइम मैं इथों ही गल कर सा कोई मैसेज या स्टेटस जड़ा है अच्छा लगदा पिया होंदा, ऐसा को लगदा पिया होंदा कि वाकई साकू भी अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, सारे विच भी ये खामी है, वो स्टेटस उमड़ सको अच्छा लगता जो सारे दिल के करीब होंगे, और अस स्टेटस चेने हैं चाहे कहीं दा भी अपनी जड़ी वॉल ते मैं स्टेटस सजा देने हैं, सबको अच्छा लगता पे। बाज़ टाइम लोग उन्हें कमेंट्स करना शुरू कर रहे हैं कि पहले अपने आप को दुरुस्त कर गए, इस तरह के भी कमेंट्स सुनने को मिलते थे, वो बंदे वो दुरुस्त होने वास्ते तो स्टार्ट करना पिया होंगे कि चल मैं बदला अपने आप को, ये अच्छी चीज लगी है मेरे को भी करनी चाहिए है बिना कुछ, लेकिन असा वो अच्छी चीज जो तनकीद करने असा अच्छाई को रोक देने हैं, तो पता है तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर एक बंदा देखो खता सब कुल थी अगर थी गई है और बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को, तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसा लोग इनकरेज नहीं करेंगे ऐसा, बल्कि वो शुरू थी मैंने तनकीद 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 शुरू कर देने के, पहले खुद को दुरुस्त कर लो, फलां कर लो, वाली तरह के मैसेज लो, इस तरह के भी लोग कमेंट्स करें। मैं हैरान थी नहीं बाज़ टाइम कि अगर कोई बंदे को अच्छा करना चाहते अपने वास्ते या खुद बढ़ना चाहते और दूसरे को दसेंदा पे कि मैं फील की तो दूसरा भी फील करो कि अपने आप को बेहतर करो, तो वल अच्छा है
विशेष होने चाहिए, बेस्ट विशेष होने चाहिए, यानी इतना जैसा लोग इंसान बेसिकली लालची तो है, अल्लाह पाक ने फरमा दिया और इंसान खसारे च भी है बेशक रासे। और जेड़े वेले कोई अच्छी चीज, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करे सा, एक अंकल हन पे उन्होंने मेरे को गाल दसी कि एक छोटा बाल, मैं को एक सलाह दी उन्हें, अरे मैं एक बार सिगरेट जलांदा पिया में में करके, तो उन्होंने कहा अंकल ये तो आप जिस तरह से आप जला रहे हैं आपकी शर्ट जल सकती है, तीली टूट जाएगी, तो आप इसको ऐसे जलाएं इस तरह से करके। तो कहते बात तो बड़ी छोटी सी थी, मैंने पल्ले बांध ली और हमेशा ऐसे जलाई, और उस बात का असर मैंने क्या लिया, मैंने कहा यार अच्छी बात जहां से भी मिले, चाहे वो बच्चा दे, बुजुर्ग दे, कोई रेडी बांध दे आपको, या आपका टीचर दे, तो उसका असर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में अच्छी बात अगर किसी ने स्टेटस आपकी बात से स्टार्ट यानी ऐसा आप इसे सुधरना चाहते हो, कहीं को सुधर देना नहीं चाहते। अगर लगा दी है तो उसको कहो कि वेरी गुड यार बहुत अच्छा है। आप उसका असर अगर नहीं ले सकते तो कम से कम जो और लोग ले रहे हैं तो उनको लेने दें, और जिस बंदे ने इस बात का फील किया है कि यार ये ऐसा थोड़ी सी बेहतरी डिस्कस होनी चाहिए, आप भी महसूस की थे ना, तो आप उसको बिल्कुल हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये चीज नहीं है हम लोगों को, ऐसा तनकीद करना बड़ा आसान समझते हैं। और अच्छा जी, कहानी उठाई रह गई जीनियर साहब ने वो बता रहा था कि जीसीटी बुरे वाला, जीसीटी बुरे वाला इतना बहुत दूर है कॉलेज, शहर तो 10-12 किलोमीटर हट के, उत्तर स्टूडेंट्स का क्या हो। मैं शेयर कर रहा था इंटरेस्ट कि जो है ना इतना दूर जाके वो बना दिया है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए एक वो इम्तिहान बना दिया है। सही। या जहाँ पे बच्चे जो है ना वो पीआई लिंक पे उतरते हैं, पाकपतन इस्लाम लिंक के नाल है, वहाँ पे उतरते हैं बच्चे, और वहाँ से अगर वो कॉलेज की बस से मिस हो गए तो वो पैदल जाएंगे, वो 6-7 किलोमीटर पैदल जाएंगे, या वो किसी ट्रॉली पे बैठ के जाएंगे, या जो भी कोई बंदा जा रहा होगा उसके साथ बैठ के जाएंगे। तो ये इतना बड़ा गलत डिसीजन जो है एक उससे यानी एक इदारा वो तबाह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इदारा भी दिते तुसा पैसा भी लाए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन गलत जगह दा डिसीजन जड़ा है वो जड़ा है वो मार खा गया। बच्चे इतनी दूर कितना बहुत मुश्किल। वो इतना बड़ा इदारा, बड़ी इतनी बड़ी जगह है, वो 62 एकड़ उसका एरिया, 62 एकड़। ये जरा देखें, वो इसमें यूनिवर्सिटी बनती है, बहुत जबरदस्त इदारा बनता है, लेकिन चूंकि शहर से दूर है इसलिए वो दाखिले का ट्रेंड बहुत कम है, वहाँ जाके रहना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पानी का मसला है सारे, यानी वो 507 जो है ना वो गांव का नाम। अच्छा, और एक टाइम लग सी उठा तक आबादी को आंदे अगर ऐसा गा करने बिजली बड़ी बिजली स्टार्ट है जेल या सादे हैं उन वाले लोग यो आदे हैं कि बड़े दूर है यूनिवर्सिटी। ऐसा अपने स्टूडेंट लाइफ में सुन रहे ऐसे कि एक पे कोई आदत यार इतनी यूनिवर्सिटी इतनी दूर है इतना, क्योंकि उन वाले इतनी शहरी आबादी वधी कहना है। जी जी। लेकिन हुन इतनी बात गई है क्योंकि हुन अगू तक ही पहुंचना बहुत सारे वो से आगे भी चला गया, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि वो शहर जो ना उस साइड पे कभी वो एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा। वो समझ में नहीं आ रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े शहरों में तो एक्सटेंड थी होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, छोटे इलाके तो दो लोग कोई भी अदारा जो है ना जी, वो उसकी प्राइम लोकेशन जो है वो कम से कम रोड के साथ बनती है। ठीक। अच्छा, आज जो मेन फोकस है सर, आज का मौजू है ठीक है वो तो है कि भाई रिजल्ट अच्छे आवन लगे, अस इतने नंबर क्या ना गिटन, तुसे मैट्रिक इतने नंबर ना गिटन, क्लोज की 1100 या जितने भी हो सके 6 नंबर घट हो तुसा, ठीक है ना, इतने भावे फर्स्ट डिवीजन हन सेकंड हन, लेकिन इतने नंबर कहीं दे भी कहना हन, ठीक है ना। हुण क्या वजह है स्टूडेंट इतने नंबर गिने? सारे जमाने दे जेडे हन उस्ताद तोल तोल के नंबर लेने हुण दे उस्ताद दिल खोल के नंबर लेने थे, वाकई दिल खोल के नंबर लेने थे हुण उस्ताद। मैडम मैं ये कहता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम में जो इन्होंने तब्दीलियां की है ना जी, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे वो 10 सवाल आते थे या 12 सवाल थे, उनमें से 10 करने होते थे। और वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव होते थे, यानी डिटेल से हमने सवाल का तफसीलन जवाब अब वो उसमें ये था कि एक सवाल के 10 नंबर थे, 100 नंबर का पेपर है, 10 सवाल करने हैं। एक सवाल जो आपने जितना मर्जी जबरदस्त लिखा है, उसकी हेडिंग्स दी हैं सबको आपका, लेकिन वो हमारे सर क्या कहा करते थे कि यार 10 में से 7 नंबर मिलेंगे आपको, फिक्स है, फिक्स 10 में से 7। अच्छा, अगर कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसमें पूरे नंबर भी आ जाते हैं, मैथ है उसमें पूरे। बाकी जो सब्जेक्ट थे उसमें 100 में से 70 नंबर, इट मीन्स कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे क्योंकि ऐसा ब्रेक ठीक है नाज़रीन चलते हुए छोटी ब्रेक तक थे ना सारे नाराज।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर को सवेल दरांगे और जी बिल्कुल गाल थी नहीं पई है कि आज दे स्टूडेंट जन ज़्यादा जहीन हैं, क्या वजह है इतने नंबर की में आने थे। अच्छा, लेकिन उनके बावजूद भी आज कोई आइंस्टाइन या सादे न्यूटन नहीं बन सका या पैदा नहीं थी सका, इनकी क्या वजह है पई। और रुचि गाले से गा करते पैसे पहले आले बाल तो हुनान ही नोबेल प्राइज जीते हैं ना, ठीक है ना। उमले स्ट्रिक भी हन सर और देखो जी आखिर में कि डा विचु 7 नंबर ते मिल सकते थे, डा विचु डा नंबर नहीं मिल सकते। हाँ सही, तो वही बात मैं कर रहा था कि यानी जो इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें 70% जिनके नंबर आते थे वो समझा जाता है कि यार ये 100% नंबर है इसके। अब हालत ये हो गई है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम जो बन गया है वो पेपर है कि MCQs उसमें बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो MCQs वो भी रटा है, शॉर्ट क्वेश्चन वो जो है अगर 50 नंबर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन है इसका मतलब यह है उसने 25 करने के 2-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैडम आगे जो बाकी जो जिसमें जिससे सब्जेक्ट की कंप्रीहेंशन आती है, बंदा समझता है कि यार ये इस सब्जेक्ट का ये थीम है, वो उस तरफ लोग जाते नहीं। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जाते हैं, लेकिन चूंकि वो पीछे सिस्टम 70% जो नंबर है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs का और 30% जो है वो जो है वो एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है। तो इस बेस पे आगे जो अब ये देखें ना कि पहले हमारे दौर में जो हुआ करता था कि बच्चे ने अगर मैट्रिक में नंबर लिए हैं, FSC में नंबर लिए हैं, तो वही बेस थी आगे एडमिशन की। अब इसके बाद अब ये सूरत हाल जो बनी हुई है, अब इसके ऊपर एक और चेक रख दिया है, यानी जो हमारे बोर्ड इम्तिहान ले रहे हैं उनके जो नंबर हासिल कर दें उनके ऊपर वो ट्रस्ट ही नहीं है। अब इसको दोबारा एक नई इसकी स्क्रीन लगा के उसको दोबारा से छाना जाता है। रीचेक दे भी वो स्टूडेंट आदन थे कि रीचेक कराए तो पता है उनका कोई फायदा तो होता क्या नहीं रीचेक दे भी दस दे कि वाकई कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रीचेकिंग में तक नंबर नहीं मिलते, अगर गलत भी लगे या घट भी लगे थे या नहीं तो उन्होंने सिर्फ दोबारा काउंटिंग दोबारा वो नंबर काउंट करके तक दिखा दे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं पेरेंट्स के रीचेक करवे से शायद नंबर मिलवे थे, कोई ऐसा नहीं होता, बल्कि जेडे नंबर मिल चुके हैं आपको दोबारा काउंटिंग करें पे तो सब मुतमईन थी उन्हों के यही हान पे ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैडम, एक्चुअली बात ये है कि अब उस्ताद भी जो है ना जी वो पहले वाले उस्ताद नहीं है, उनमें वो अकदार नहीं है कि जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जितना डिफरेंस है वो एक टीचर का एक तकद्दस है वो रहना चाहिए, वो मेंटेन नहीं। अच्छा, और फ्रेंडली है तो सब लोग भी तो पढ़ेंगे और फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना पौंदे जरूरी है, क्या है मेरा ख्याल है कि जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो जरूरी है, वही एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। मैं गुज़श्ता 5 साल से इलामा यूनिवर्सिटी के साथ में रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम कर रहा हूँ। वहाँ मुझे B.Ed और के जो लेक्चर्स हैं वो क्लास को डिलीवर करने पड़ते हैं। कल भी मेरी क्लास थी, आज भी इंशाल्लाह होगी। वहाँ मैंने जो ना जी वो जो एक प्रॉब्लम इशू है आपके प्रोग्राम के तौर से मैं पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स टीचर शिकायत करते हैं कि अब सारा बेसिकली सारा एजुकेशन सिस्टम कमर्शलाइज हो गया है, बजाय कि ये ग्लोबलाइज होना चाहिए लेकिन ये कमर्शलाइज हो गया, यानी बिजनेस बेस बन गया। अब ये कि पेरेंट्स शिकायत करते हैं, स्टूडेंट्स टीचर शिकायत करते हैं कि पेरेंट्स आके में प्रेस करते हैं कि आपने एक नंबर काटा कैसे बच्चे का, मतलब अगर उसकी वो कोई गलती निकालते हैं दौड़ है भाई जी तो ये मतलब सबसे एक अहम बात यह है कि जो नंबर गेम है ना ये बहुत बड़ा एक है। दूसरा रट्टा मेमोरिज्म है, कंसेप्चुअल स्टडी नहीं है। बिल्कुल, रट्टा मेमोरिज्म से मुराद है कि एक किताब है और उसको आपने रट लिया तो हर बार आप लिखेंगे पर आपको अच्छा इसकी जो सबसे ड्रॉबैक आ रहा है ना राइटिंग स्किल नहीं है, यानी आपको किताब से हटके किसी को कहना जी कि आप ये लिख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी है कि जो कंसेप्चुअल स्टडी है वो टीचर्स भी नहीं करवाते। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल प्रेशर होता है जी आपने सिलेबस रिवाइज भी कराना है, मतलब कंप्लीट करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर टेस्टिंग सिस्टम है
ये खैर और बर्डन है इतने टेस्ट होने कि मैंने सो कि हाल ही होने ही बच्चों के क्लासेस स्टार्ट थे जोड़े कि मैं आख सकती यहाँ के समर कैंप के थ्रू स्टार्ट थे बख्तावर होने लगे थे और इतना प्रेशर होंगे बच्चों से इतना प्रेशर होंगे कि मनो के बहुत ज्यादा कम का प्रेशर होंगे बच्चों को इतना टाइम नहीं होता खेल कूद या कोई इतना इंटरटेनमेंट वाले पासे वन सके और क्यों करे सन अरे टाइम है पढ़ो पढ़ाओ लेकिन इतना भी नहीं होता कि बच्चों के जहन को तुसा रिलीफ भी ना दो और ओवर बर्डन साथ हैं हाल ही महीना नहीं बल्कि हफ्ते थे क्लासेस और अगले हफ्ते शुरू थी टेस्ट 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 और सब्जेक्ट वाले बच्चों को हर समझ भी नहीं आती पाई कि नए कोर्स होने बच्चों के मतलब इतना टाइम तो देना चाहिए ना प्राइवेट में बहुत ज्यादा बर्डन मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि जो जेंडर काउंटर सिस्टम है ना जो वेस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया मॉन्टेसरी सिस्टम है बिल्कुल उनका जो थीम है ना वो है लर्निंग विद प्लेइंग लर्निंग बाय प्लेइंग बिल्कुल हमारे यहाँ तो प्लेइंग का कंसेप्ट ही नहीं है इसी तरह फिजिकल एजुकेशन एक बहुत अच्छी एजुकेशन है बल्कि वो जो वैल्यूज ऑफ एजुकेशन है ना उसमें फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए सही इसी तरह वैल्यू ऑफ एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए इसी तरह वैल्यू एजुकेशन जो है जी उसमें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ये इंटरनेशनल आप प्रेशर भी है ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमने जाना है तो ये बातें होनी चाहिए हमारा जो सेटअप है ना जी बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर का ज़रा आप उसी की कॉपी गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा है टीचर्स पर गैर जरूरी प्रेशर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाइनमेंट्स हैं टीचर को उसके नतीजा में वो एक प्रेशर जो है ना जी वो कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर भी और फिर रट्टा मेमोरिज्म जैसे कि हम बात कर रहे हैं उसके नतीजा में अब ये नंबरिंग आ रही है लेकिन उसका कंसेप्ट बच्चों को नहीं है राइटिंग स्किल का बीक नहीं है मतलब मैं यहाँ एक छोटी सी अपना शेयर करूंगा बात मेरे बहुत प्यारे अजीज हैं रिटायर्ड हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज साहब लाहौर उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो कहते हैं कि हमारे पास एक मेडिकल ऑफिसर आए नए तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिख दें मतलब ये उनकी बात है तो कह लगे वो मुझसे गाइडलाइन ले लेंगे लिखनी कैसे है हालांकि हम उनको एमबीबीएस लेवल के लोगों को हम तो क्रीम समझते हैं सोसाइटी की इस रात की जो राइटिंग स्किल में डिक्लाइन आ रहा है ना अच्छा इन वजह है कि फॉर्मेलिटी या फॉर्मल चीज़ा सिखेंदे पे होंदे माजत दे नाल जेडी चीज़ा साकू सिखाए वनन थे ओ मखसूस नहीं दसा वेंदा कि तुसा अपनी मर्जी नाल भी एडिशन कर सकदे हो जरूर नहीं कि खत सिर्फ उहे तरीके नाल लिखा वने या जेड़ा तरीका दसा वेंदे थे किताबां विच आपरे तरीके नाल यानी आपरे अल्फाज विच भी अपनी गल पुजा सकदे हो अपने कांसेप्ट दे नाल भी चल सकदे हो ए चीज कई वेले भी किथे भी स्टूडेंट्स को नहीं दसी वेंदी सिर्फ वो दसा वेंदा जेड़े किताब विच है तुसा सेम टू सेम उहे ही कॉपी करने तारे कोल कोई ऑप्शन कहनी ए गलत होंदे थे इधर नाल ही नाज़िम चलते पे छोटी ब्रेक तक थे ना सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अरसू तक सवेल दे रांगे और वजी शाह वाले चलसूं और इन्हें को गीत भी सुनना चाहसूं और लाइव गीत सुनसूं म्यूजिक दे नाल और यकीनन तो सब एंजॉय करे सो अच्छा म्यूजिक भी सुनसूं और जिवें कि वजी में को आदमी ब्रेक आयशा बड़े अरसा थी गया रियाज नहीं किया प्रैक्टिस नहीं किया जो तारे शो विच आना था कम से कम मेरी प्रैक्टिस थी वेंदी है थोड़ा बाकी अपने कम दे सिलसिले विच या ए शौके खन के ही चल रहा है ना वजी हिंगा थोड़ा टाइम नहीं दे पाने थे अच्छा वजी पहले गीत सुनसो और वाल ताको मौका देसो पूरी गाल तो साबरे डिस्कस करे सो जी जी जरूर अच्छा ट्रैक ते सुनाओ या लाइव मेरा था ख्याल है मतलब ट्रैक ओके Ready for this must song with Bajisha Jutti Chick Machika जुत्ती तेरी चिक मचिका बिच तिले दीदार जुत्ती तेरी चिक मचिका बिच तिले दीदार निकियां निकियां टोरा तुर दई हाँ कलेजे पार निकियां टोरा तुर दई हाँ कलेजे पार जुत्ती हो तेरी जुत्ती in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. मुखड़ा तेरा तन तू सोना तेरे नैन नशीले यार मैं तेरे दर्शन तांगे कीते सो हीले
मुखड़ा तेरा चल तू सोना तेरे नैन नशीले यार मैं तेरे दर्शन कांगे कीते सौ हीले दूर दूर तू दूर दूर तू बैके डोला साडा हाना साड़ वे दूर दूर तू बैके डोला साडा हाना साड़ वे जुत्ती हो तेरी जुत्ती Chica प्यार तेरे नाल पाया जानी पाके तोड़न बेसा तैकू कोल बिला के डोला दिल दी मूंझ लहेसा प्यार तेरे नाल पाया जानी पाके तोड़न बेसा तैकू कोल बिला के डोला दिल दी मूंझ लहेसा साकू कट्ठिया साकू कट्ठिया देख के लोका दी थी वैसी दाड़ वे साकू कट्ठिया देख के लोका दी थी वैसी दाड़ वे जुत्ती हो तेरी जुत्ती जुत्ती तेरी चिक मचिका बिच तिले दीदार वे जुत्ती तेरी चिक मचिका बिच तिले दीदार वे निकिया 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 टोरा टुर दई हाँ कलेजे पार निकिया निकिया टोरा टुर दई हाँ कलेजे पार जुत्ती हो तेरी जुत्ती वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त खूब अच्छा हुण दसो बोलण दा पूरा मौका दिता सा बच्ची को क्या है बोलण दा मौका चल रही है जी प्रैक्टिस ता बहुत जरा आजकल घट थी गई है क्योंकि शादी तो बाद मैं पहली दफा ऑनर दिसंदा पे लेकिन मेरी आंख है कि मैं टिपिकल ना चुको नहीं आर्टिस्ट मेरी शादी थी कि माशाल्लाह ता अल्लाह पाक ने मैं 2 हफ्ते थी कि बेटा दिता है माशाल्लाह जबरदस्त मुबारक हो जी हां तो ओ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 뮤직 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਆਫਰ ਥੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਫਰ ਥੈਨ ਦੁਬਈ ਕੇ ਮਨਜੂ ਗਾੜੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਫॉरेन पे नॉर्वे वगैरह सेटल इन पे और मेरा शौक है अगर मैं कोई प्रोफेशन बना सकता मैं को अपना लाइफ ते मजा ना खत्म थी वैसी शोज में करेंदा लेकिन एक इज्जत नाल तरीके ना जेड़ा बंदा मैं को सरेंदा मैं को समझ आंदा कि यार ये शो में को करना चाहिए क्योंकि काफी सारे ऐसे शोज हैं पे चूज ही होने हर चीज ते ओके नहीं करें तो भी हुनावे शुमार है फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहले प्राइवेट शादियां वाले हां स्पेशली ऑनर रसदा पे जिथा कोई डांस मास दा सीन होंदा उथा मैं परफॉर्म नहीं करेंदा चाहे मैं को 4 लाख दे देवे 2 लाख दे देवे या पैसे का इशू ही कोई नहीं ना कि मैं उतना नहीं परफॉर्म करता और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एनजीओ द शो और बस ये तरह दा और टीवी शोज लाहौर बंजा कराची बंजा तो कुछ और चैनल माशाल्लाह मुल्तान दे विच तुसां दी बड़ी मेहरबानी मेरे गाने भी बड़ा प्रमोट करेंदे हो तुसां और बकरा ईद तो बाद एक भाई वीडियो इंशाल्लाह जेड़ा बल्कि तो मैं सुनाया मी हां हिंदी भी कुछ क्योंकि मेरा जरा माइंड ही चेंज थी गया और शादी तो बाद अच्छा शादी तो बाद और उनके बाद बड़े भाई होवन जेडे आदन ना जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा होने थे वाले जेडे ना अपने शौक भी नाल करने और ऐसा काम भी करने थे जिंदे नाल जनाब जी बिल्कुल अच्छा रोजगार भी ये भी बड़ी गाल होंदी है ना हां जी बिल्कुल ऐसे यानी घर भी तो चलाने थे फैमिली को भी तो घर के गुजारने थे अगर ऐसा शोज की गाल करें तो मुल्तान जितने ज्यादा कम कहने जितना कि बे अगर बड़े शहरों की ऐसा गाल करने उतना ज्यादा है प्यार स्कोप भी ज्यादा है कम भी ज्यादा है लाहौर होवे कराची होवे उन्हें निस्बत मुल्तान घट है बिल्कुल ठीक है कराची तो माशाल्लाह इंडस्ट्री बन गई पहले लाहौर आई और बल्कि इंडस्ट्री तो मेरे दिमाग च गाल है क्योंकि तो पता है मैं सिर्फ सिंगर नहीं मैं लिरिकिस्ट भी कंपोजर भी और मेरे बने लिखे गाने पाकिस्तान के बड़े चैनल से भी बने और सिंगर्स ने गाए एक चीज देख के बड़ा अफसोस थी माशाल्लाह सारी पाकिस्तानी है नेशनलिज्म होना चाहिए बड़ी अच्छी सारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ो गई है बड़े अच्छे लेवल की फिल्म बनने पे एक चीज से तवज्जो को नहीं तो है म्यूजिक पुराने दौर दे विच जेडी फिल्म दा गाना हिट होवे फिल्म हिट होंदी है हां बिल्कुल बिल्कुल हिट ही आज भी इवें ही है हम सारे मुल्क को देख गिनो और यकीन मानो अगर मैं हां तो मेरे को बात के कई लोग ही पे होसन मैं दावा तो नहीं करेंदा लेकिन मैं अगर मेरे को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर चांस मिले तो मैं कहीं भी सूरत विच नाल वाले मुल्क तो अच्छे म्यूजिक मेरा ख्याल है मैं बना सकता क्योंकि मेरे को कोई 1000 तो ज्यादा लिरिक्स कंपोजिशन मेरी अपनी 1000 तो ज्यादा जबरदस्त और मैं कोई 10 दे टॉपिक तो मैं बना सकता और इथों जेने चाहे मैं तो 2 लाइन अपने एक फिल्मी म्यूजिक दी क्योंकि ओ जरा सुनना चाहना
क्योंकि फिल्मी म्यूजिक का अपना मिजाज है जी बिल्कुल चेंज है आम म्यूजिक को चेंज हो देती है तो उर्दू क्योंकि सिचुएशन के हिसाब नाल गीत बनाया हुआ जी अगर टाइम है ब्रेक तो नहीं तो नहीं मैं नहीं तुम सुना सकते जी वो है उर्दू सॉन्ग है फिल्मी और सिचुएशन के मुताबिक आँखों ने जो चोरी से ख्वाबों के झालर बुने उनको हवा मिल गई सारे ही सच हो गए जीवन की कश्ती रवा दबा मेरे हुए जमीन आसमां सारे जमाने में अपने बेगाने में सारे जमाने में अपने बेगाने में तुम सा कोई कहा दिल कुर्बा जा कुर्बा सारा ये जहां कुर्बा ला 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 जबरदस्त वाकई दिल नाल गाने वजी शाह जेली गाने थे ही गलो घट काम ही करे थे गाल ये है कि ये टैलेंट की कदर करना भी जेड़ा बहुत जरूरी है बहुत घट लोग होने जेडे समझदे पे उनके वाकई अच्छा काम थींदा पे और जिवें कि गाल थींदी पई है कि वाकई जेडे आम सॉन्ग हैं जेडे गाए वने थे उनदे विच ते फिल्मी सॉन्ग विच बहुत फर्क होंदे थे सिचुएशन उवें होंदी और जेड़ा ये राग है ला 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 चलदा रहंदे हूं और ये थोड़ा चेंज होंदे है ना थोड़ा चेंज है थोड़ा सुर विच भी फर्क होंदे बेसिकली फिल्म म्यूजिक दे विच सुकून होना चाहिए वैसे तो फिल्म का टॉपिक है लेकिन फिल्म देखण आम इंसान टाइम पास करण वेंदे न रिलैक्स करण वेंदे ताकि जड़ी प्रॉब्लम्स एंड टेंशन्स न खत्म थी के सिनेमा एंटरटेनमेंट है ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੌਫਟ ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 70 ਫਿਲਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਉੱਥਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਹਨ ਪਏ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਥ੍ਰਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਬੰਦਾ ਵੰਜੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ फैमिली दे नाल वने तो उत्थे रिलैक्स करे हसे एक्शन मूवी पसंद नहीं कीती वेंदी पई हो पहले हुंदा है कि एक्शन मूवी होंदी है सारे पंजाबी फिल्मां को देखिनो गंडासा है तो सर रिटर्न फिल्मां कोई डिठे फिल्म लोग कोई आपरे यूथ दे जमाने याद है या हुन पुराने जमाने यूथ के जमाने जो पुरानी फिल्में अच्छी थी हां स्टोरी राइटिंग भी अच्छा था स्पेशल सिनेमा वेंदे आवे देखने वास्ते मतलब ये पाबंदी तो ना है जी नहीं जमाना तालिब इल्म में जाते थे अच्छा एयरफोर्स में था ना एयरफोर्स में सकलाला एयरबेस है वहां पिंडी का वो अपना सिनेमा था पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा खूबसूरत सिनेमा था बड़ी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट थी तो वालिद साहब जब ड्यूटी पे चले जाते छुट्टियां होती थी तो मैं घर में होता था वालिदा होती थी तो फिर टाइम पास करने के दोस्तों के साथ सिनेमा चले जाते थे तो वो अच्छा मतलब सबसे अच्छा सिनेमा लगा इस तरह पेलिकन बहावलपुर मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे नियाज अहमद साहब प्रिंसिपल रहे अटक कॉलेज के वो सैलानी किस्म मिजाज के बंदे थे वो भी बैचलर रह रहे थे हॉस्टल में मैं भी था उनका घर पिंडी था मेरा गड़ा मोड़ के पास बिहाड़ी में था तो हम दोनों फिर शाम को जो पहली कान सिनेमा जो कैंट में था बहावलपुर में बहुत खूबसूरत फिल्में लगती थी तो वो हम देखते थे ठीक तो फिल्म देखने दे सॉन्ग सुनने दे शौक हाँ बिल्कुल शौक म्यूजिक का भी शौक है म्यूजिक का भी है अच्छा पुराने आजकल मैं समझता हूँ कि ये जैसा कि मतलब वजीर साहब ने फरमाया बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि आज म्यूजिक वगैरह पे कोई मतलब कंसंट्रेशन नहीं की जा रही पुराने गाने आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना ये कोई तख्लीक नहीं है आपको नई तख्लीक करनी चाहिए बल्कि मैं कहता हूँ कि ज्यादा जो है ना जी अच्छा मैसेज आप आरफाना कलाम से दे सकते हैं नस्ल नौ के बहुत खूबसूरत है मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम कमाल का कलाम है बड़ा विजन यानी बड़ी विजडम है उसे आप रूरल विजडम भी कह सकते हैं और जब जब आया ये क्लिक हुआ लोगों ने सुना कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कलाम अगर जदीद म्यूजिक में किया नए अंदाज के साथ तो वो फ्लॉप हो गया हो या लोगों ने डिसलाइक किया ऐसा कभी नहीं हुआ इकबाल बाहू साहब ने सदाबहार हैं हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम गाया कमाल का बड़ा खूबसूरत और वाकई मतलब पता चलता है यानी इसको जो म्यूजिक के साथ आजकल जो थ्रिल किया जा रहा है ना
अरफना कलाम को मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, उससे ना आप इंजॉय कर सकते हैं ना अंडरस्टैंड। लेकिन नवे यूथ को थोड़ा ही पास घन के आने पे क्योंकि नवी यूथ की पसंद थोड़ी चेंज है, थ्रिल मंगदन थे, थोड़ा फास्ट मंगदन थे, वर्ल्ड अरफाना कलाम को थोड़ा फास्ट म्यूजिक। इकबाल का कलाम है, बहुत खूबसूरत है जी, उससे आप लेके हमारे लिए तो बड़ी हेरिटेज है, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल नाल ही नाज़रीन चलते पे हैं छोटी ब्रेक ते थे नवे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर जनाब तक को सवेल दे रहेंगे। 4 बजे शाह ने बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा को गीत सुनाए थे ब्रेक को पहले, और तो अच्छा है हमेशा नवी चीज़ें ट्राई करेंगे रहना। अच्छा है जनाब, ये तो गाल है कि स्टूडेंट्स को भी दिया अपनी लाइफ कुछ नवा सीखना चाहिए, नवा ट्राई करना चाहिए थे। अच्छा हुण मैं गाल करे सा कि जरा असां गाल करें पैसे कि सोशल मीडिया ते गाल की गई है, बहस जोर पकड़ी कि क्या वजह है स्टूडेंट नंबर घिंदे पे। तो कुछ चीज़ें जो मैं उतो चाहते हैं सोशल मीडिया तो मैं जरूर शेयर करना चाह सा कि क्या रीजन है कि सारे जो बच्चे नो पिछा रह वञनि थे। उन्होंने आखना है कि स्टैंडर्ड ग्रोथ कैं नहीं, सारे जो बच्चों की जी माँ है पई वो क्वालिटी फूड खुराक नहीं खाती पई होंदी, और या खुराक को अहमियत नहीं देंदी पई होंदी। जी माँ असां सुनती पई है ई टाइम घर च बैठी है तो वो जी माँ है वो जो बच्चा जंदी है या पैदा करेंदी, क्योंकि अपने खुराक ते डाइट ते तवज्जो नहीं देंदी पई होंदी, उहा ही जनाब जी कम खुराक खांदी पई होंदी, कम खुराक उनको मिलती पई होंदी, असर बच्चे की नशोनुमा ते थींदो। 7 साल बच्चे की ग्रोथ वास्ते बहु ही इंपोर्टेंट होने, मेंटली ग्रोथ की अस गाल करने, फिजिकल ग्रोथ की गाल करने पे, और वो 7 साल में कुछ अर्सा माँ फीड करेंदी, उनके बाद ऊपर की डाइट देती, लेकिन जी माँ खुद अपनी डाइट का ख्याल न करे सी, वो बच्चे की डाइट का क्या ख्याल करे सी। जैसे साथ ना बच्चे क्यों पिछा हैं, क्यों दूर हैं, एक रीजन क्या नहीं कि सारा स्टडी सिस्टम ही है, फलां है, बहुत सारी चीज़ें काउंट करते पे थे, जिन्हें कि मैं दसंदी पई कि स्टैंडर्ड ग्रोथ क्या नहीं, खुराक अच्छी क्या नहीं, और ना माँ खाती पई होंदी ना बच्चे को देंदी पई, क्योंकि माँ को कई वेले मैसर नहीं आती, कई वेले मिलती क्या नहीं। दही खवातीन घिनो खवातीन सारी खेतों में काम करने रहन थिया, एक टाइम भी सही तरह खाना नहीं खा पाते थे। इस अलावा जो माहौल है वो साजगार कहती सारा घर का होवे या सारे माशरे का होवे, वो बच्चे को पनपण वास्ते आदन वधण वास्ते या फलन फुलण वास्ते साजगार कह नहीं होंदा। जिवें कि एक पौधे को वधण वास्ते ग़िज़ा की जरूरत है, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वो सारे बालों को एक जगह पे बंद कर दिता वेंदे थे। आजकल ये चीज़ नोट की उसी बाल बंद हैं, घर में बंद हैं, एक जगह पे बंद हैं, पे सारे माशरे या सारे घर अस ये चीज़ बालों ते लिमिटेड रख देते नहीं, तो घर आवने घर जो कुछ करने कुछ सीखण या सिखावण का मौका नहीं देंदे पे, असा कोई ऐसा बालों को घुमावण नहीं घिन वेंदे, घिन के वेने तो असा सिर्फ खावण पीवण वास्ते सको कुछ प्लेस हैं, कुछ ब्रांड नजर आंदो तवन के बाने हैं, स्टेटस कॉन्शियस थी गए, कुछ ज्यादा तस्वीरां तो क्या आखसो प्रिंसिपल साहब, वाकई ये चीज़ें हैं पे ये भी काउंट करने थे बच्चों की अगर गाल करने हैं। कोई शक नहीं है कि जो नस्ल नौ है, हाँ, वो पहली बात तो ये है कि हम अपनी कदरों को छोड़ गए हैं, ना सुबह कोई टाइम पे उठता है। जैसे हमने तो देखा है अपने वालिदैन को, जब हम खुद छोटे थे तो अम्मी सबसे पहले, अब्बा जी सबसे पहले उठते थे, अम्मी जी उठती थी, वो घर का सारा काम काज करने के बाद यानी वो 4 बजे के करीब उठते थे। सर्दियों की रातें हैं, 4 बजे के करीब उठना, सारा काम करना, उसके बाद दूध जो है ना वो जो है ना उसको बिलोना, उसमें से मक्खन निकालना, लस्सी। और जैसे हम छोटे थे अभी, तो हम जैसे जैसे हमने उठना और नाश्ता करना, तो यानी जैसे उठते थे सबसे पहला काम नमाज पढ़ने के बाद ये नाश्ता ही करना। तो वो नाश्ता बड़ा हैवी नाश्ता, बड़ा पराठे और मक्खन के साथ और दही, यानी दही और जो रात की जो है ना रोटी होती थी ना बासी, उसको उसका चूरन बना के उसको उसमें डालना, काढ़नी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर दूध को गर्म किया जाता था और उसके अंदर शक्कर डालनी, और वो जो बनता था ना वो टानक बनता था, बड़ा जबरदस्त। और वो जो एक प्याली 2 प्यालियां हम बल्कि हम आपस में मुकाबला होता है कौन ज्यादा खाता है। तो आज के जो बच्चे हैं, पहली बात तो सुबह उठते नहीं है, अगर उठ जाए तो फिर वो कहते हैं पापा जी मुझे जो भूख ही नहीं है। अब जब तक बच्चा जो वो टाइम पे उठेगा नहीं, वो उसकी जो है एक्सरसाइज नहीं होगी, बाहर निकलेगा नहीं, तो उसको भूख कैसे लगेगी। अब भी आप यकीन माने कि मैं जब सुबह निकलता हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं 3-4 बजे जाग जाता हूँ, तो नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है ना वाक की,
1 घंटा अगर वॉक करके आएंगे आप, तो मुझे तो भूख लगी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने अपना नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जैसे कॉलेज पहुंचता हूँ तो 12-1 बजे तक मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि ना किसी चाय की, ना किसी पानी की, ना किसी बिस्किट की। तो लोग जो लोग नाश्ता नहीं करके आएंगे वो तो ला मोहल्ला देखेंगे कि यार वो खालिद साहब चाय पिला दें या कोई और चाय पिला दें, तो दूसरे की तरफ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि बच्चे जो है ना, उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जबकि हमारा दीन जो है वो हमें सिखाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो ईशा की नमाज पढ़ें और आप सो जाएं, और ताकि आप सुबह जल्दी उठें और नमाज पढ़ें और अपने दिन की तैयारी करें। तो यही सारी जो चीजें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से एलिमिनेट होती जा रही है, ये कदें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अच्छा खालिद साहब, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है अज दे बच्चे, अगर साथ हैं कि सर आसान स्टैंड नहीं पैदा करने नहीं बनते पे तो अच्छे नंबर तो स्टूडेंट घिंदे पे, मैट्रिक दे स्टूडेंट तो अंदाजा ला घिंदे, लेकिन इतना सोसाइटी दा जो प्रेशर है क्योंकि उम्मीदें ज्यादा लाग गए ने तेरे सामने है, अम्मा दी अब्बा दी अगर टीचर्स दी, और दूसरी गाल है कि सब चाहते पे उन्हें कि डॉक्टर बने और सारे घर का सहारा और जल्दी जल्दी पैसा कमाया बने, यानी कि मेन फोकस है डॉक्टर बने पैसा कमावे, यानी ईद पासे ला देने हैं जी अब्बा को दा सहारा बने, ये बड़ी होती है माँ को उम्र करावे, भेड़ की शादी करावे, ये टाइप के प्रेशर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो अगू वध ही नहीं सकता कि मैं यही बिल्कुल है। मैं अपना रेफरेंस करूंगा एक पॉलिसी को, 1970 की नूर खान की पॉलिसी, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी, सही जरा वो सियासी अपनी रही या खां के दौर में और इम्प्लीमेंट ना हो सकी। हमारे उस वक्त दायरा की ये 1 यूनिट था, तो उसके तहत ही ये कम्प्रिहेंसिव स्कूल, पायलट स्कूल, मॉडल स्कूल बने, बहुत प्यारी पॉलिसी थी। मैं कहता हूँ अभी गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। उसका थीम ये था कि आप तलबा की साइकी को, नफ्सियात को सामने रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को और एटीट्यूड को सामने रखते हुए आप डिसाइड करते थे किसने किस लाइन की तरफ जाना है। ठीक है। अब प्रेशर इसलिए ज्यादा है कि हम चूंकि एक दौड़ बन गई है वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स की सवाल से, पैसा ज्यादा है मैं समझता कि एक तो जो पैसा जैसे किसी फील्ड में ज्यादा आ गया और ऑन फेयर मीन्स से भी बाज फील्ड्स में आ गए। एक तो ये सारा गवर्नमेंट का ही काम है, ये तो सोसाइटी का काम नहीं है, लेकिन बच्चों पे प्रेशर कम करना चाहिए, सिलेबस भी कम होना चाहिए। मतलब आप देखिए बरतानिया में कभी रिसर्च आई है कि वो पहले टैब शैब उनके पास थे, उनको दिए गए, अब उन्होंने एक अच्छी खासी रिसर्च के बाद ये वापस ले लिए, किसी को लर्निंग नहीं हो रही, बच्चों में राइटिंग स्किल नहीं आ रही। अगर आप हम बहुत पीछे चले जाएं अपने जमाने से या उससे पीछे, तो तख्ती और स्लेट का बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, उससे एक आप लफ्ज को रिपीट करते थे, राइटिंग होती थी। एक तो पेरेंट्स से कहना कि वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें, ये गलत कंसेप्ट है। बिल्कुल। दूसरा, उनका जहाँ एटीट्यूड है, जहाँ उनकी ख्वाहिश है, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, बेपनाह फील्ड है पूरे। और तीसरी बात कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए उसको तैयार नहीं करना चाहिए, लोगों को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ इंडिया की, उसने देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी 2019 की मैं फिगर देख रहा था, 19 लाख से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। उनके लोग जो है बच्चे, वो बकायदा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो शिमला पहाड़ियों पे उधर निकल जाते हैं और अपने आईटी के जरिए वो अर्निंग कमा रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब ये फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में अभी बेपनाह का जो है ना वो स्कोप मौजूद है। आप बच्चों को अगर उनकी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है उधर उनको जाने दें, अगर उनकी फिजिकल एजुकेशन में उधर जाने दें, तो हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि नहीं यही स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, रिवार्ड सिस्टम असाधे के खत्म थी गए, ठीक है। हुण बच्चे टिकटॉक ते या यूट्यूब ते मेहनत थोड़ी करे रहे थे, मेहनत आ सकते हैं या मेहनत बल्कि करेंदे नहीं, थोड़ा नाच गाना करे रहे थे, और उनके बाद फेम भी मिल वेंदे थिया, पैसा भी मिल वेंदे थिया। उन क्या जरूरत पड़ी उन्हें को ख्वार थी बनदी, डॉक्टर बनदी कि वाल पैसा कमाओ। इतना फेम भी है, पैसा भी है, ना भी है, वो चीज आसान लगती है बच्चों को। इतना यूट्यूबर बनते पर मैं नहीं आती कि गलत है, अच्छा है, कमाना चाहिए थे, क्रिएशन होनी चाहिए थे, लेकिन रिसर्चर नहीं बनते पे। यूट्यूबर तो बन गए जी, पर रिसर्चर नहीं है। फेम मिल गई, पैसा मिल गया, हर चीज मिल गई, लेकिन रिसर्चर नहीं बनते पे। ठीक है ना, तो गाल करना चाहूँ नाज़रीन वेले थी छोटी ब्रेक दा किथे नवे सर ना रास।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सुता को सवेल दरांगे। और जी वैसे तो ये एक तवील मौजू है जो डिस्कस करूँ मैं आधे 2 घंटे भी घाट हैं पे मैं चलसा मैं चाहसा कि प्रिंसिपल साहब को उन्होंने इदारे वाले पुछा वने गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी जड़ा कॉलेज है पिया और क्या सिखेंदा पे, क्या स्किल है जो स्टूडेंट को देदा पे, और सारे जो नौजवान दे बैठे थे वो क्या कर सकते हैं, केड़े डिप्लोमे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सो साहब को सारे स्टूडेंट्स को। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान कासिमपुर कॉलोनी मुल्तान को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये 1964 में ये इदारा बनाया गया और यहाँ पे DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, इसके जो है ना ये 4 शोबे उस वक्त स्टार्ट हुए थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल आए। ये 6 टेक्नोलॉजीज हैं मैडम हमारे अदारे में। हमारा अदारा साउथ पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है। स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारी स्ट्रेंथ जो है कुछ 3500 के करीब है। तो और वही अदारा है जिसके अंदर MNS UET भी चल रही है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वो फिलहाल हमारी बिल्डिंग के अंदर ही चल रही है, जबकि उसका अपना 200 एकड़ एरिया जो है वो अप्रूव्ड है, उसका PC1 बनना है, वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ये उधर शिफ्ट होंगे। तो GCT मुल्तान में इस वक्त 6 टेक्नोलॉजीज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 साल का डिप्लोमा है। 3 साल का डिप्लोमा करके बंदा अगर उसमें कोई कैपेबिलिटी है, इसमें अहलियत है, तो अगर वो डिप्लोमा करके बंदा बैठे ना और मार्केट में जाए अपने दोस्तों के हवाले से, अपने असातिज़ा की एफर्ट से, तो किसी भी इंडस्ट्री में उसके रिलेटेड इंडस्ट्री में चला जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वजह नहीं है कि वो बेहतरीन अर्निंग ना कर सके। वो हमारे बच्चे इस पाकिस्तान के अंदर और आउट ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। कोई एक बच्चा हमारा, कोई ऐसे बच्चे भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे, कुछ 6-6, 7-7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। और यहाँ अपने मुल्क में भी वो इंडस्ट्री के मतलब केमिकल के लोग हैं, वो मैनेजर लेवल पे, जनरल मैनेजर लेवल पे पहुंचे हुए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री बना ली है। सिविल में हमारा एक स्टूडेंट है, वो पिछले दिनों ही मुझे मिला था। वो मेरा ख्याल है कि कोई शायद 2000, मुझे अभी उसकी एग्जैक्ट याद नहीं है कि 11 से 14 का था। तो वो उसने अपनी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन जो है ना फर्म बनाई है और वो करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, यानी A क्लास कंट्रैक्टर है, वो A क्लास कंट्रैक्टर है, करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं उसके। तो ऐसे कोई भी बंदा जो है ना, जो वो डिप्लोमा करने के बाद वो अगर जब मेहनत करता है, निकलता है आगे, तो वो दुनिया में और पाकिस्तान में नाम कमाता है। एक स्किल जड़ा है वो जरूरी है, जिसको साथ है एक फन जड़ा है, एक आर्ट जड़ा है, एक हुनर जड़ा है वो जरूरी है। सिंपल अगर ऐसा ग्रेजुएशन करने हैं या कुछ भी करने हैं तो कोई फायदा क्या नहीं। जी बिल्कुल ऐसे, सिंपल एजुकेशन बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो कम से कम हद तक तो होने के कमा तो सकते हैं ना। बिल्कुल मैडम, मैं शेयर करूंगा आपसे कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ, बतौर एडवाइजर के मैं जाता हूँ। तो ये हमारे ही स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, मुल्तान के आते हैं, GCT लिया के आ गए या बहावलपुर के आ गए, तो यही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो यानी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं, बतौर सब इंजीनियर जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हजार उनके पास चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ उसमें यह है कि बंदा डिटरमिन्ड हो और उसमें स्किल और आगे बढ़ने की हिम्मत हो। कि मैंने यार आप देखें, आज ये वो दौर है कि आज बच्चा आप जितनी मर्जी बड़ी डिग्री कर लें, वो डिग्री करने के बाद अगर वो बच्चा आके घर में बैठ गया तो उसने अपने आप को स्पाइल कर दिया, उसने उस डिग्री को बर्बाद कर दिया। तो कोई दौर था कि जब जो सिविल की जो है ना जॉब बड़ी कम थी। मुझे याद है कि एक मेरा शागिर्द जो है, ये पुरानी बात है, वो मेरे पास आया, ये फैसला ये सुनने वाली बात है। तो वो बच्चा जब मैंने उसको देखा तो मैं उसको पहचान नहीं सका, यानी वो मेरा शागिर्द था। मैं उसे पहचाना इसलिए नहीं कि उसकी इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी, वो इतना कद बहुत उसका निकला और बड़े बेहतरीन कपड़े, कि वो ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। मुझे याद था कि यार ये बच्चा तो बहुत ही पुअर फैमिली से था। तो मैंने उससे पूछा, यार आप किधर होते हैं? उसने कहा सर मैं आजकल मिरानी डैम में हूँ, वहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। तो मैंने उससे कहा यार ऐसे करो कि आप हमारे की क्या हेल्प कर सकते हैं? उसने कहा कि सर मैं आपके 2-4 स्टूडेंट्स को वहाँ पे लगवा सकता हूँ।
تو وہ قدرتی وہ آخری دن چل رہے تھے پریکٹیکلز کے وائواز کے، تو میں نے 4 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے جاب پہ جانا ہے. انہوں نے کہا سر ہم نے جانا، یعنی گرمیوں کے دن تھے. میں نے کہا کہ پھر آپ کو فوری ڈیسیژن کرنا پڑے گا. یہ ایک بندہ ہے ہمارا ہی پڑھایا ہوا ہے، ہمارا شاگرد ہے، وہ آپ کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کرنا چاہتا ہے. صحیح. اچھا میں اتنا زبردست ساری گل جا رکھی سو، لیکن میرا دل آتا پہ کلیپ کرتے کہ ایک استاد جڑا ہے یہ وہ بھی سوچیں تھے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو جائے نا کہ کوئی جاب ملے اکوموڈیٹ کرے. یہ بہت گھٹ لوگ جو سوچے تھے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نہیں اکیلا، میرے کالج کا ہر استاد اپنے بچوں کو کہیں اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ کرا کے وہ بڑا خوشی محسوس کرتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ ایک پلیسمنٹ بیورو بنایا ہوا ہے، پلیسمنٹ سیکشن ہے ہمارا. ہم بچوں کو پاس آؤٹ ہونے کے بعد ان کی پراپر 100% ٹریسیبلٹی ہمارے پاس ہے کہ ہماری کلاس سول کی جو کلاس تھی اس میں سے 100 لڑکے تھے. یہ 100 کے 100 پاس ہونے کے بعد کہاں ہے اس وقت. ہم ان کا پورا پرسو کرتے ہیں، اس کا پورا بایو ڈیٹا لیتے ہیں اور پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے جیسے ویکینسیاں نکلتی ہیں ہم ویسے ویسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرانے کی. تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ. اور واقعی یہ چیز اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. چلو استاد کی گل کرتے پہ تو اتنا ایک استاد کا جڑا کردار ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اصل انہوں کو پڑھانے تھے یا تعلیم دینی، اگوں تک بھی انہوں نے مدد کرنی ہے اور ہیلپ کرنی بھی ہیلپ ہی ہے. پتہ سفارش کے بغیر یا گال کے بغیر لنک کے بغیر تو جاب ملنا بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اور ایک لنک لبن واسطے لوگ پوری زندگی خواب رہنے تھے اور بعض ٹائم ڈیمیج تھی ونے کیونکہ سارا سوشل جڑا ہے سیکٹر ایویں ہی ہے، کچھ کیتا نہیں وان سکتا. شاید کوئی تبدیلی آونے کوئی کوشش دے نال میں بھی کوئی ہے آونے، لیکن یہ مسٹ بن کے کتنے سفارش چلتی پئی ہے، کتنے تعلق چلتے پے تھے جن کی وجہ لوگوں کو جاب ملتی ہے. نہیں تو میں بیچارے اچھے لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ختم تھی ون میں آدھی آپ کی لائف نہ ختم تھی اسپائل تھی وی. جی محمد ذوالفقار صاحب تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے بہت ہی اچھا لگا تعالیٰ ملاقات کر کے. خالد محمود فیصل صاحب تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے بہت ہی اچھا لگا جناب تعالیٰ گفتگو کر کے. وجی شاہ ہنسانل وجی شاہ تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے. اینٹ وچ وجی نے کچھ گنگنا کے ساتھ کچھ سناونا بھی ہے پیا چاہ سا کہ تھوڑا گنگنا سن تھے. بن لئی گلیو دی سی جوگی گل کہندا بس آندا پیار قبول ہووے جنوں یار وچوں رب دس پیندا مینوں بہتا نہ سمجھاؤ تسی ایویں چکراں وچ نہ پاؤ تسی مینوں بہتا نہ سمجھاؤ تسی ایویں چکراں وچ نہ پاؤ تسی میرے لئی ہن کوئی ہور نہیں میرے لئی ہن کوئی ہور نہیں بس پیار ہی خدا ہے میں یار دا دیوانہ میرا پیار ہی خدا ہے میں یار دا دیوانہ میرا پیار ہی خدا ہے کچھ ایسے چہرے ہوندے نے جو پہلی ملنی مو جاندے